ना उड़ा यूं ठोकरों से मेरी खाक के कब्र जालिम, यही एक रह गई है मेरे प्यार की निशानी। तुझे पहले ही कहा था ये जहां सराय फानी, दिल बद नसीब तूने मेरी एक भी न मानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एफएससी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमसे उसने क्या क्या पूछा है। सबसे पहले एज यूजुअल हम देखेंगे चैप्टर के एमसीक्यू। चैप्टर के एमसीक्यू देखने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपनी किताब खोल लीजिए, ताकि साथ साथ मैं आपको समझाता जाऊं कि किस एमसीक्यू का आंसर कौन सा है। तो पहला एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज, वो कहता है विच साइंटिस्ट फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड द पीरियोडिसिटी इन द एलिमेंट। ऐसा कौन सा बंदा है जिसने एलिमेंट की पीरियोडिसिटी को फर्स्ट टाइम जो है वो पेश किया था कि एलिमेंट को अगर खास तरतीब में अरेंज किया जाए तो खास वक्फों के बाद उनकी खसूसियात में सिमिलैरिटी आती है, जिसे हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो याद रखें ये साइंटिस्ट था न्यूलैंड। न्यूलैंड नामी साइंटिस्ट था जिसने ये इजाद किया था, सबसे पहले बताया था कि भाई पीरियोडिसिटी जो है वो पाई जाती है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट वन है हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा एमसीक्यू देखें। दूसरा एमसीक्यू है रिकॉग्नाइज द एलिमेंट इफ इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन शेल, belong to s block and has 2 electron in its the outermost shell। ये बड़ा प्यारा तरीका है, हम चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले के 3 इलेक्ट्रॉन शेल यानी 3 शेल हैं उसके अंदर। एलिमेंट के अंदर कितने शेल हैं? 3 शेल हैं। अब मैंने आपको बताया था जो एलिमेंट के अंदर टोटल शेल होते हैं ना, वो हमें किस चीज के बारे में बता रहे होते हैं? वो हमें पीरियड नंबर के बारे में बता रहे होते हैं। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आपको पहला ग्रुप जो है वो आना चाहिए, जिसमें हम पहला मेंबर हा ली ने की, ठीक है, रब से फरियाद। ओके, अब इसके मुताबिक हमें यह मालूम है कि हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट पीरियड में है, सेकंड पीरियड लिथियम, थर्ड सोडियम वाला, फोर्थ पोटाशियम वाला, और पांचवा जो पीरियड है वो रुबीडियम वाला है, 6 सीजियम और 7 फ्रांशियम का। सवाल उसने क्या किया है? उसने सवाल किया है 3 इलेक्ट्रॉन शेल रखता है, यानी 3 शेल होते हैं एलिमेंट के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तीसरे पीरियड का एलिमेंट है। अब हम देखते हैं कि आगे उसने क्या बताया है। वो कहता है कि एलिमेंट के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमें ग्रुप नंबर के बारे में बताते हैं। क्योंकि इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये सेकंड ग्रुप से ताल्लुक रखता है। तो सेकंड ग्रुप यहां पे आता है ना, सेकंड ए। ओके, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो फिर तीसरे पीरियड से है और 2 इलेक्ट्रॉन हैं आखिरी शेल में, तो जाहिर है फिर ये वाला होगा मैग्नीशियम। तो दूसरे एमसीक्यू का सही आंसर चार्ली यानी मैग्नीशियम है। एमसीक्यू नंबर 3 देखिए, विच वन डू यू थिंक इज करेक्ट अबाउट मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की एबिलिटी बढ़ती है, यानी मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। और जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी कम होती है, तो मेटेलिक करेक्टर घटता है। अब आइए देखते हैं कि इसने क्या क्या लिखा है। हमें ढूंढना है करेक्ट वाला। पहला है इट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये बहुत गलत बात है, वो तो इंक्रीज होता है। दूसरा देखें, इट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। आप जान गए हैं कि यही इसका सही आंसर है, तो बीटा ऑप्शन फॉर एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 4 देखें, विच प्रॉपर्टी इंक्रीजेस एज यू गो डाउन इन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो कौन सी चीज जो है वो इंक्रीज होती है? तो याद रखेंगे सिर्फ ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो 2 चीजें बढ़ती हैं, एक एटॉमिक साइज बढ़ता है, एक शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। बल्कि शील्डिंग इफेक्ट को छोड़ दें, जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो एक चीज बढ़ती है जिसका नाम है एटॉमिक साइज, और लेफ्ट और राइट जाने से वो कम होती है। इसके अलावा जो 3 और मेन प्रॉपर्टीज हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों ऊपर से नीचे कम होती हैं और लेफ्ट और राइट बढ़ती हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा फिर? ऊपर से नीचे कौन बढ़ रहा है? एटॉमिक रेडियस, अल्फा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 5 देखें,
which set of the condition result in higher ionization energy? हायर आयनाइजेशन एनर्जी कब होगी? ऑप्शन ए स्मॉलर एटम, ठीक है, एंड ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल सही है, यही जवाब है। अगर एटम का साइज छोटा होगा और उसका न्यूक्लियर चार्ज भी बड़ा होगा तो आखिरी शेल न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आखिरी शेल पे ज्यादा होगी और उस आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, तो नेक्स्ट देखें एमसीक्यू नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम शो मोर देन वन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? तो याद रखें फास्फोरस और सल्फर जो दूसरा बल्कि नहीं तीसरा पीरियड है उसमें फास्फोरस और सल्फर ये दोनों हैं जो कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, यानी ऑक्टेट रूल से आगे जाते हैं, क्योंकि फास्फोरस और सल्फर जो हैं इनके पास डी सबशेल होता है या डी ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा होती है। ये मैंने टॉपिक के अंदर भी पढ़ाया है। तो यहाँ पर इस एमसीक्यू में सोडियम भी नहीं है, मैग्नीशियम भी नहीं है, एल्युमिनियम भी नहीं है, डेल्टा ऑप्शन चौथा फास्फोरस इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें एमसीक्यू नंबर 7, विच इज द करेक्ट जनरल ट्रेंड इन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? ये आपको पढ़ा चुका हूँ, ऊपर से नीचे कम होती हैं, लेफ्ट टू राइट बढ़ती हैं। आइए देखते हैं। इट बिकम लेस नेगेटिव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, इट बिकम मोर नेगेटिव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, इट रिमेन सेम। पहले दो में मौजूद है आंसर और मेरे मुताबिक पहला आंसर सही है। जी बिल्कुल, जब हम ऊपर से आते हैं नीचे आते हैं तो इट बिकम लेस नेगेटिव, मतलब इसका क्या मतलब है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी घटती चली जाती है, कम होती चली जाती है और साथ में उसके नेगेटिव 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 लगा होता है। मिसाल के तौर पर ऐसे फर्ज कर रहा हूं कि इसकी एनर्जी है -343, इसकी एनर्जी है -308, इसकी एनर्जी है -279, इसकी एनर्जी है -250, इसकी एनर्जी है 210, इसकी एनर्जी है 110। तो ये देखें ऊपर से नीचे आप आ रहे हैं तो एनर्जी में कमी आती है, ये ज्यादा है, उससे कम ये 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 है। मगर ये जो नेगेटिव साइन है ये बता रहा है एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो बिकम लेस नेगेटिव, मतलब एनर्जी लेस हो रही है और साथ में कौन सा साइन है? नेगेटिव साइन है, लेस नेगेटिव का ये मतलब है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम एमसीक्यू नंबर 8, SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इसका बेहतरीन तरीका है पढ़ाने का, SO4-2 सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है तो सल्फर की जगह X लिख दें, आगे प्लस लगाएं। कितने ऑक्सीजन हैं? 4। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2 इज इक्वल टू, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? जी बिल्कुल है, -2 का चार्ज है, तो बराबर के राइट साइड पे हम वही चार्ज लिख देते हैं जो यहाँ पर हो। अगर कोई भी चार्ज ना हो तो यहाँ 0 लिख देते हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 इज इक्वल टू -2। अब x को इधर रहने दें, -8 को उधर ले जाएं तो वो +8 हो जाएगा और इसे सॉल्व करने से +6 जो है वो आंसर आएगा। इसका मतलब सल्फेट आयन में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। तो चार्ली ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है, चार्ली ऑप्शन, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखें एमसीक्यू नंबर 9, विच इज द करेक्ट ट्रेंड इन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड? लेफ्ट टू राइट घटती है, नहीं 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 बढ़ती है, मैं पहले बता चुका हूं। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तीनों बढ़ती हैं। तो इसका सही आंसर फिर क्या होगा? इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। बीटा ऑप्शन इज करेक्ट फॉर एमसीक्यू नंबर 9 and MCQ number 10, the atomic radius generally dash across a period घटता है, कम होता है, तो बीटा ऑप्शन डिक्रीज। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 11, which one of the following element has the highest ionization energy? तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, आर्गन है, इन सब में से सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, यानी इनमें से कौन सा एक एटम है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है? तो आर्गन इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि आर्गन नोबल गैस है और नोबल गैस वो होती है जिसका आखिरी शेल मुकम्मल होता है, और अगर आखिरी शेल मुकम्मल है तो आप कभी भी उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल नहीं सकते। तो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं जरा शॉर्ट क्वेश्चन की जानिब। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला जो हमें इन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है ए। इस दफा हमारी बुक वालों ने क्वेश्चंस A B C D इस तरह लिखे हुए हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में।
तो सबसे पहला हमारे पास जो सवाल है वो सवाल है व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। पहला पहला सवाल शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लेक्चर नंबर गालबन 14 है, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन का जो पहला पहला क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर भी लास्ट में आपको दे दूं वीडियो के अंदर। अगर ना भी दे पाया तो आप अपनी किसी हेल्पिंग बुक से भी कंसर्न कर सकते हैं, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी ढूंढ सकते हैं, मैं हवाला भी जरूर देता जाऊंगा। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, गिव एन एग्जांपल। देखें भाई, यहाँ पे आपने आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ये आपकी बुक में मौजूद है, आपकी बुक में टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8 के ऊपर पहली 2.5 लाइनों में ये डेफिनेशन है, साथ में सोडियम वाली एग्जांपल है जिसकी 494 किलो जूल पर मोल आयनाइजेशन एनर्जी लिखी गई है। तो आप डेफिनेशन लिख के सिर्फ सोडियम वाली एग्जांपल पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर बी, एक्सप्लेन व्हाई सल्फर हैज लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन फास्फोरस। इसको समझेंगे कि सल्फर की जो आयनाइजेशन एनर्जी है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर वो क्या है, वो कम है, और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस वो ज्यादा है। ये हमें कब समझ आएगा, जब हम इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो पहले तो मैं आपके सामने ना सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं। 16 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1s2 2s2 2p6 3s2। याद रखें, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, और वो मेरी 10-15 मिनट की वीडियो है, वो मैंने अपलोड कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वहां से भी आप सीख सकते हैं। अदरवाइज हम जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे तो उस पर भी मैंने डिटेल से पढ़ा देनी है। 1s2 2s2 2p6 3s2। अच्छा, उसके बाद होता है 3px, फिर होता है 3py, फिर होता है 3pz। ओके जी, अब 16 इलेक्ट्रॉन हैं, 10 तो हो गए, ये 12 13 14 15 और ये 16, ठीक है। अब हम करेंगे फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15 के साथ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz1। अच्छा जी, अब जरा समझना, पता है इसको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, सल्फर की आयनाइजेशन एनर्जी कम है। यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक में डिस्कस हुए थे दो फैक्टर, एक था स्पिन पेयर इफेक्ट और एक था वो हुंड्स रूल, जिसमें वो कहता था कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, इसलिए दी जाती है ज्यादा एनर्जी। और यहां पर भी वही कंसेप्ट है। देखें, ये जो आपको यूं समझाऊं, ये जो पी है, सारे का सारा पी इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 3p में, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके, इधर p में कितने इलेक्ट्रॉन है 3p में, 1 2 3, ठीक है। इधर 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब p के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, 6। यहां पर कितने हैं, 3। तो यहां पे ये जो p है ये हाफ फिल्ड है। ओके, और यहां पर इसको देखें, 3p4 मैक्सिमम 6 होते हैं, इधर 4 है, तो ये हाफ फिल्ड भी नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड भी नहीं है, ये पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है। तो ये जो है ये वाला जो है ये अनस्टेबल है, ये वाला जो है ये जरा स्टेबल है, और ऊपर वाला जो है ये थोड़ा सा अनस्टेबल है। तो स्टेबल शेल या सब शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है एज कंपेयर टू अनस्टेबल। ये 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये स्टेबल हैं, इसलिए फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। अगर आप दूसरे फैक्टर से इसको स्टडी करेंगे तो भी ठीक है। वो कैसे, देखो, आपने पढ़ा था जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं अकेले अकेले, वो उनमें रिपल्शन बिल्कुल नहीं होती, वो थोड़ा अपने आप को स्टेबल फील करते हैं। मगर ऊपर वाले केस में यहाँ पे ये पेयर्ड हैं, ये तो अनपेयर्ड हैं, ये वाले दो पेयर हैं, इन पेयर में स्पिन पेयर इफेक्ट होगा, यानी ये वाला इसको थोड़ा थोड़ा रिपेल करेगा, वो वाला इसको थोड़ा थोड़ा रिपेल करेगा। तो रिपल्शन की वजह से दो इकट्ठे हैं ना इलेक्ट्रॉन, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसे स्पिन पेयर इफेक्ट कहते हैं या स्पिन पेयर रिपल्शन इफेक्ट कहते हैं। तो रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा इन दोनों में से एक कि मैं आसानी से निकल जाऊं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा क्योंकि ये पेयर्ड हैं, यहाँ पर स्पिन पेयर रिपल्शन इफेक्ट उबे हो रहा है। यहाँ पर सारे अनपेयर्ड हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, बिकॉज देयर इज नो एनी स्पिन पेयर रिपल्शन इफेक्ट। इज दैट क्लियर? जी हाँ, ओके। नेक्स्ट आगे देखें, सी, व्हाई द एलिमेंट इन ग्रुप 13 to 17 आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट।
पीरियोडिक टेबल में जब हम मूव करते हैं आगे तो ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और फिर 18, इन्होंने कहां तक का है, इन्होंने 17 तक का है। ओके, तो ये होता है भिंडी आलू गाजर इंथेला, ये ससी जी सुन पंजाबी, ये नापिया सरसबा बीबी ओ ससी तेरा पुनु फरा कल बाहराई। तो ये देखिए ये वाले वो कहते हैं इन सब को आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, उसकी पता रीजन है। हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट को उसके ब्लॉक से रिलेट करने के लिए हम उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जिस भी एलिमेंट का आखिरी शेल जिस ऑर्बिटल में होगा, या यूं समझ लें कि जिस भी एलिमेंट के आखिरी शेल में जो ऑर्बिटल होगा, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन आखिर में होंगे जिस भी ऑर्बिटल में, उस ऑर्बिटल के मुताबिक हम उसको ब्लॉक का नाम देंगे। मतलब अगर किसी की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और उसके आखिरी शेल में ऑर्बिटल आता है s, तो वो s ब्लॉक का मेंबर होगा। मिसाल के तौर पर इसी यहां से हमारे पास दो हैं सल्फर और फास्फोरस, आप देख लें इनके आखिरी शेल में जो ऑर्बिटल है वो 3p है, ठीक है, इधर भी p है, इधर भी p है, इधर भी p है, तो सल्फर और फास्फोरस दोनों p ब्लॉक एलिमेंट से ताल्लुक रखते हैं। ये जो बातें मैंने बोली हैं यही आपको बुक्स में मिल जाएंगी और आप इनका आंसर लिख देंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी हमें हमारी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। पेज नंबर 11 और 12, एक 11 पे लिखा हुआ है एटॉमिक साइज और दूसरा 12 पे लिखा हुआ है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नाम लिख के थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद ई वाला क्वेश्चन देखें, व्हाट फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल ऊपर से नीचे देखें ना तो उनकी रिएक्टिविटी में इजाफा होता है। अल्कली मेटल ये हैं, ये लिथियम से लेकर फ्रांशियम तक, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं ना तो इनकी रिएक्टिविटी में इजाफा होता है। क्यों इजाफा होता है, उसकी दो वजूहात हैं, दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है साइज या एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, ओके। दूसरा कौन सा फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है आयनाइजेशन एनर्जी। तो याद रखें जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है और आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। जब साइज में इजाफा होगा और आयनाइजेशन एनर्जी में कमी आएगी तो इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा। तो जो भी मेंबर जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो चूंकि अल्कली मेटल में जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता चला जा रहा है, साइज जो बढ़ रहा है जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी में कमी आ रही है, तो रिएक्टिविटी में भी इजाफा हो रहा है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव सीजियम होता है, और बल्कि पूरी जितनी भी मेटल्स हैं ना, तमाम मेटल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव सीजियम होता है। फ्रेंशियम क्यों नहीं होता, वो रेडियो एक्टिव है, वो रिएक्टिविटी नहीं शो करता। तो सीजियम इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर पानी -100 डिग्री सेल्सियस पर भी मौजूद हो तो उसके साथ भी ये रिएक्शन कर जाता है। ओके मेरे बेटे, नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर एफ, व्हाई सम ऑफ द एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका जो जवाब है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं आखिरी टॉपिक में, जो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक पढ़ाया है उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है। आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये जो जवाब है इसका वो मौजूद है। मैं आपको बता देता हूं कि किस पेज के ऊपर आपको इसका जवाब मिलेगा। पेज नंबर 17 के ऊपर आपको इसका जवाब मिलेगा। पेज नंबर 17 में जो है ना ऊपर वाले पैराग्राफ में इसका जवाब मौजूद है कि सम एलिमेंट शो ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हम इधर समझा भी देते हैं क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी की हुई है, तो मैं कोशिश करता हूं इसी से चिपका दूं, समझा दूं, बता दूं ताकि आपका मसला हल हो जाए। ओके सर जी बताओ जरा। ओके तो देखें ये क्या है, ये हमारे पास है पी, उसके बाद आगे क्या होता है, डी होता है, 3D। 3D के 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये तो जब आप दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं फिर आपको समझ आता है ऑर्बिटल कैसे होते हैं। तो ये 3s है, ये 3p है, और यहाँ पे क्या होगा 3D के 5 ऑर्बिटल। अब देखना मैंने बताया है कि सल्फर जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। कब होती है, जब उसके आखिरी शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन वो करते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं। 3py में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, 3pz में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, तो ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +2। अब आगे तक चलें, आगे चलें। अब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 भी होती है। कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन 3px से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में चला जाता है।
यहाँ पे। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अनपेयर्ड, 4, 1 2 3 4। तो अब जो है 4 बॉन्ड बनाने के काबिल है कौन, सल्फर, क्योंकि इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। और इसी तरह सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 भी होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो 3s में 2 हैं, 2 में से एक जंप करके 3d में चला आए तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, एक इधर आ जाएगा। अब सल्फर के आखिरी शेल में, क्योंकि 3s 3p और 3d ये आखिरी शेल के सब शेल या ऑर्बिटल है, ओके, तो 6 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए 6 बॉन्ड बनाएगा सल्फर और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी, +6। ठीक है, ओके सर जी, समझ आ गई है। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 भी है, +4 भी है, 6 भी है एंड सो ऑन। और ये करते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल, यानी ऑक्टेट रूल्स को फॉलो नहीं करते और उससे आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि इनमें डी सबशेल या ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। जी वाला क्वेश्चन देखें, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज इन पीरियड 5 एंड ग्रुप 15। तरीका आपको आता है, पीरियड 5 है और ग्रुप क्या है, 15 है। तो पहले तो आपको ना पहले ग्रुप को का पता हो, ये सबको आता हो, उसके बाद हम जरा 15 पे चलते हैं। 15 को हम यहाँ ड्रा कर लेते हैं, 15 वाले को ग्रुप सर ये हमें ड्रा करने होंगे जी, बिल्कुल आपको कम से कम 1A 2A 3A 4A 5A ये याद होना चाहिए कि ये पहला दूसरा फिर 13 14 15 16 ये याद होने चाहिए, ये आप याद कर सकते हैं, मैंने तरीका बताया हुआ है। पीरियोडिक टेबल का मेरा एक लेक्चर है, हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल इन फनी स्टाइल या इन सिंगिंग स्टाइल, उसमें मैंने तरीका सिखाया हुआ है। ओके, तो मेरे प्यारे बेटे अब हम पांचवें पे चल रहे हैं, 15वें पे, भाई 15वें को पांचवा भी कहते हैं, ठीक है, 5A, ओके, 15वां यहां से शुरू होगा, लिख देता हूं 15, तो ये बेरिलियम से ही शुरू होगा, ना पी एसिड सबा बीबी, सबा बीबी एसिड ना पियो है। तो 5वें पीरियड से है, तो चलो इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और ग्रुप कौन सा है, 15, तो मिस इसका मतलब ये होगा SB, इसको बोलते हैं एंटीमोनी, एंटीमोनी SB, ठीक है, यही जो है एलिमेंट है, आप इसका नाम भी लिख देंगे एंटीमोनी। ओके, नेक्स्ट H वाला क्वेश्चन देखें, व्हाई ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम आर मोर आयोनिक देन द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड जो हैं वो आयोनिक हैं और नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या हैं, आयोनिक नहीं हैं। तो ये वाले आयोनिक देन हाँ मोर आयोनिक हैं, वो लेस आयोनिक हैं। तो कैसे, तो देखें भाई, ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, सोडियम का ऑक्साइड होता है ये, मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है ये, ठीक है। तो अब आप देखें ना, ये सोडियम है, इसकी इसकी क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तकरीबन मेरे ख्याल 0.9 होती है, और इसकी ऑक्सीजन की क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जिसकी वजह से ये आयोनिक बांड बनाते हैं आपस में और ये भी आयोनिक बांड बनाते हैं, तो इसीलिए ये आयनिक इन नेचर होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। बात करते हैं हम किसकी, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ, फर्ज करें ये नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्साइड है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, क्या फर्क है 0.5, इनमें तो कोई ज्यादा फर्क ही नहीं है, तो इसलिए इनका जो आपस में बांड बनेगा वो कोवेलेंट नेचर का होगा और इनमें जो है वो आयोनिक। और याद रखें कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आयोनिक और एसिडिक होते हैं, और मेटल के जो ऑक्साइड, ना गलत बोल गया हूँ, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो कोवेलेंट और एसिडिक होते हैं, और मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो आयोनिक और बेसिक होते हैं। आयोनिक क्यों होते हैं, due to greater electronegativity difference between oxygen and the metals sodium or magnesium। next आगे देखें, next question है, give reason for the different chemical reactivity of sodium and magnesium toward oxygen and chlorine। वो कहता है कि मैग्नीशियम और सोडियम जो हैं ये दोनों क्लोरीन के साथ मुख्तलिफ किस्म का रिएक्शन देते हैं। मतलब कहना क्या चाहता है मैं आपको बताता हूँ, जो ये होता है ना सोडियम, वो विगरस रिएक्शन देता है, विगरस बहुत तेजी से एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। उसकी वजह है क्योंकि सोडियम जो है ये मोर रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम की निस्बत। ये वजह मैंने पहले भी बताई थी कि अल्कली मेटल्स जो हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होती हैं एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल,
ये वाली ज्यादा रिएक्टिव है, ये वाली थोड़ा सा इनसे कम रिएक्टिव है। वजह, इनके आखिरी शेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन और इनके आखिरी शेल में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है, दो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जो होता है इन सब में वो s के अंदर होता है और इधर s के अंदर, इधर भी s के अंदर होता है, मगर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल होता है। मतलब कैसे कि सोडियम के आखिर में Na के आखिर में होता है मेरा ख्याल है 3s1, ओके, और जो मैग्नीशियम है उसके आखिर में होता है 3s2। तो s में जब दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा और इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन है तो कंपेयर टू सोडियम, अगर मैग्नीशियम का कंपैरिजन करें तो मैग्नीशियम का जो आखिरी शेल है वो स्टेबल है, सब शेल ये s, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान नहीं है एज कंपेयर टू सोडियम। सोडियम का तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो बड़ी आसानी से उसको लूज कर देता है, इसलिए मैग्नीशियम का जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा स्लो है एज कंपेयर टू सोडियम। बहरहाल सोडियम भी ऑक्सीजन के साथ जलता है, रिएक्ट करता है और ऑक्साइड बनाता है और येलो कलर, गोल्डन येलो कलर का फ्लेम देता है, और मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है और व्हाइट कलर का फ्लेम देता है। ये हम रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आगे जे वाला क्वेश्चन, व्हाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज मच लोअर देन दैट ऑफ हीलियम despite that fact that the nuclear charge of the lithium is +3 and the helium is +2। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और देखते हैं कि इसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ना हम लिथियम की बात करते हैं। तो लिथियम +3 इसका चार्ज, सॉरी, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हीलियम के पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जरा एटम बनाते हैं। +2 ये हीलियम का एटम बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये हीलियम का एटम है। अब लिथियम का बनाता हूँ, जरा लिथियम का +3, ठीक है। पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 है ना, तो दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि गिव नहीं, व्हाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज मच लोअर। लिथियम, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम है और इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा है। अब कहता पता क्या है, लिथियम का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो +3 है और हीलियम का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो +2 है। असूलन तो हमने ये पढ़ा था कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। इसमें न्यूक्लियर चार्ज +3 है, इसमें 2 है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी। हालांकि ऐसा नहीं है। वो क्यों नहीं है? शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। यहां पर देखें, न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान इधर कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी इनर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हीलियम के केस में कोई भी शील्डिंग इफेक्ट नहीं है, रुकावट नहीं है। हाँ, इस केस में, लिथियम के केस में +3 चार्ज तो है, मगर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और आखिरी शेल तीसरा है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आखिरी शेल और पहले शेल के दरमियान 2 इनर इलेक्ट्रॉन हैं जो आखिरी शेल और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन को कम करते हैं, स्लो करते हैं, जिसकी वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन जरा दूर है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है और इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा है, क्योंकि दरमियान में कोई रुकावट नहीं है और न्यूक्लियस +2 के साथ अच्छा खासा इन 2 इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज डाल के रखता है, जिनको निकालना बड़ा ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, के वाला, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम हायर है देन बोरान। ये आता है आपको सवाल, ये मैं समझाता हूं। देखें, बोरान और फिर बेरिलियम, बोरान के होते हैं इलेक्ट्रॉन 5, बेरिलियम के होते हैं 4। ये आपको याद होंगे तो आप कर सकते हैं। 1s2 2s2 2p, 5 है ना, तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1। इधर देखना, 1s2 2s2, टोटल 4 हैं, 1s में 2, 2s में 2। अब आखिरी ऑर्बिटल है 2s, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं s में? तो याद रखें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हैं भी 2 यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेरिलियम जो है ये स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, क्योंकि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। और बात करें ना बोरान की, तो इसका जो आखिरी ऑर्बिटल है वो 2p है और p में मैक्सिमम 6 होते हैं अगर फुल हो जाए, हाफ में 3 होते हैं। इधर ना हाफ है ना फुल है, पार्शियली फिल्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनस्टेबल है। तो जो चीज स्टेबल है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा है और बोरान की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है? कम है। ओके जी, ये सवाल भी हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर के बाद क्या होता है? JKI, व्हाट इज कॉमन इन Na+, Mg+2, Al+3
Ne0 F minus, arrange them in increasing order of their size. ओके, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इनमें क्या चीज कॉमन है। कॉमन क्या है? कॉमन क्या है, आइए देखते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Na, Mg, Al, और क्या है? और है मेरे बेटे नियॉन फ्लोरीन। फ्लोरीन और नियॉन। अब तवज्जो, इसके ऊपर +1 का चार्ज है, इस पे +2 का चार्ज है, इस पे +3 का चार्ज है, इस पे -1 का चार्ज है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। अब देखें, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है सोडियम का, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है, फ्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 19 होता है। 19 होता है, सॉरी 9 होता है और इसका जो नियॉन है इसका 10 होता है। तो देखें, इसका एटॉमिक नंबर से इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। 11 एटॉमिक नंबर है तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके ऊपर +1 का जो चार्ज है, इसका मतलब 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, +2 चार्ज की वजह से 2 लूज हो गए, तो इसका मतलब टोटल इस वक्त कितने हैं? इस वक्त हैं 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम में टोटल 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके ऊपर +3 का चार्ज है क्योंकि ये एल्यूमिनियम का आयन है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, तो बाकी कितने बच गए? 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, नियॉन में होते हैं, सॉरी फ्लोरीन में होते हैं 9 होते हैं टोटल उसके अपने। -1 का चार्ज बता रहा है, एक इसने गेन किया हुआ है किसी का, तो इसके पास भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना लूज करता है, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। वाह भाई वाह, इसका मतलब सब जितने भी एलिमेंट हैं सबके अंदर इलेक्ट्रॉन 10-10 हैं। ऐसी स्पीशीज जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम हो, इन्हें कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या कहा जाता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, हाँ जी सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। तो ये हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब वो कहता है आपने क्या करना है, इनके साइज का ऑर्डर जो है वो बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, यानी किसका साइज जो है वो ज्यादा है और किसका साइज जो है वो कम है। तो इसका तरीकाकार क्या होगा? इसका तरीकाकार मैं आपको बता, ऑर्डर ऑफ साइज को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये इनमें किसका जो है साइज छोटा है किसका बड़ा है, उसके लिए मैं आपको याद करवाता हूँ एक चीज, कि जो एनाइन होता है ना उसका साइज सबसे ज्यादा होता है, उससे कम न्यूट्रल एटम का होता है, और उससे कम जो है वो किसका होता है? कैटाइन का होता है। तो इस केस में देखें, एनाइन कौन है? फ्लोराइड आइन, तो सबसे ज्यादा इसी का साइज होगा। उसके बाद न्यूट्रल कौन है? न्यूट्रल, नियॉन न्यूट्रल है, उसके बाद नियॉन होगा। और फिर अब सर जी ये तीनों क्या हैं? मेरे बेटे ये तीनों हैं आपके पास कैटाइन। तो इनमें सबसे ज्यादा साइज किसका होगा और सबसे कम किसका होगा? आपको पता है, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे, तो साइज घटता है, चाहे आयन हो चाहे एटम हो, तो साइज घटता है। इसका मतलब एल्यूमिनियम की तरफ साइज घटता है, तो ज्यादा साइज किसका होगा? सोडियम का। तो सोडियम का साइज होता है सोडियम आयन का, और उससे कम किसका होता है? उससे कम मैग्नीशियम का होता है, उससे कम किसका होता है? उससे कम एल्यूमिनियम का होता है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं जिनके मैंने ऑर्डर आपके सामने लिखे हैं ऑन डिक्री, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक साइज या रेडियस। ये ज्यादा है, इसका कम है, इसका कम है, इसका कम है, इसका और कम है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कंसीडर द क्लोराइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस, ठीक है, और इन्हें क्लासिफाई करें कि कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन न्यूट्रल है। तो देखें, पहले क्वेश्चन है एम, ओके, पहला जो है वो है NaCl, NaCl, फिर क्या है? MgCl2, फिर क्या है? फिर क्या है? PCl5। तो याद रखें, इनकी क्लासिफिकेशन करनी है कि कौन एसिडिक क्लोराइड है और कौन न्यूट्रल क्लोराइड है। तो ये वाला जो सोडियम क्लोराइड है, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, ये न्यूट्रल क्लोराइड है। क्यों? क्योंकि जब हम NaCl को पानी में डालते हैं तो NaCl पानी में जाके टूट जाता है, Na पॉजिटिव बनाता है, Cl नेगेटिव बनाता है। क्या मसला है तुझे? क्यों मुझे तंग किया हुआ है? पता नहीं कहां से आ गई है मनहूस। गर्मी है इतनी ज्यादा, शदीद गर्मी है। खैर पढ़ाना तो है, बॉयज एंड गर्ल्स देखिएगा। तो
NaCl, वो मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें एक मक्खी ने इंसान को इतना तंग किया हुआ था, पता नहीं उसका नाम क्या था, और आखिरकार वो बेचारे की मौत हो जाती है मक्खी की वजह से। तो मैं नहीं मरने वाला, वो यूं यूं चिढ़ जाता है मक्खी से, तो मैं क्यों चिढ़ूं, आप ही चली जाएगी। तो NaCl को जब हम पानी में डालते हैं, सोडियम और क्लोराइड के 2 आयन बनते हैं। इसके गिर्द भी पानी के मॉलिक्यूल इसे घेर लेते हैं, इसे भी, इसको हाइड्रेशन कहते हैं। इसमें कोई भी H मतलब पॉजिटिव आयन भी नहीं बनता और OH नेगेटिव आयन भी नहीं बनता। इसलिए जब हम NaCl को पानी में डालते हैं तो इसकी pH 7 रहती है, तो ये न्यूट्रल क्लोराइड है। MgCl2 ये स्लाइटली या वीकली एसिडिक, लिख दो, वीकली एसिडिक, थोड़ा सा ये एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको पानी में डालते हैं ना, तो ये पानी में टूटता है, तो pH 6.5 बनती है, जो कि लेस देन 7 है, तो थोड़ा थोड़ा ये एसिडिक है। उसकी वजह ये है, MgCl2 को जब हम पानी में डाल देते हैं, MgCl2 को, तो क्या होता है, Mg अलग हो जाता है, इस पर प्लस का चार्ज, और Cl जो है वो अलग हो जाते हैं। अब Mg का साइज छोटा होता है, चार्ज इस पर ज्यादा है, जिसकी वजह से ये अगर इसके सामने 6 पानी के मॉलिक्यूल हैं, तो ये 6 में से एक पानी के मॉलिक्यूल को क्या करता है, तोड़ देता है, एक मॉलिक्यूल को तोड़ देता है और OH को अपने पास रखता है, और एक पानी के मॉलिक्यूल का ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये सॉल्यूशन में पैदा हो जाता है। तो जहां जहां हाइड्रोजन आयन पैदा हो जाएं, वो चीज एसिडिक हो जाती है। तो नेक्स्ट देखें, तीसरा एसिडिक क्लोराइड PCl5, ये पक्का एसिडिक क्लोराइड है, क्योंकि जब आप इसको पानी में डालते हो तो आप देखें एसिड्स बनते हैं, H3PO3 और साथ में बनता है HCl। 4 पानी के मॉलिक्यूल लगाएं और इसको बैलेंस करना है, तो कैसे करोगे, 5 क्लोरीन है तो इसके साथ 5 लगा दें, 5 क्लोरीन, 5 और 3 8 हो गया, 4 दूनी 8, ये बैलेंस्ड है। फास्फोरस, बल्कि सॉरी, फास्फोरिक एसिड बनता है PO4, फास्फोरिक एसिड ये भी एसिड है, HCl ये भी एसिड है, तो दोनों अच्छे स्ट्रॉन्ग एसिड बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि PCl5 जो है वो एसिडिक है। अच्छा, नीचे वो लिखता है कि क्यों एसिडिक है, क्यों स्लाइटली एसिडिक है, उसकी रीजन भी वो सारा कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आप अपनी हेल्पिंग बुक को कंसल्ट करेंगे, जो भी आप यूज करते हैं वहां से आप क्वेश्चन तैयार करेंगे। कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, हर दम आपके लिए हाजिर हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं जल्द अज जल्द जो है आपके लिए ये लेक्चर कंप्लीट कर पाऊँ। पिछले 1-2 दिन में लेक्चर अपलोड ना करने की वजह ये थी कि मैं कहीं बाहर गया हुआ था घूमने फिरने के लिए, तो आप भी घूमा फिरा करें, मगर बहुत कम। मैंने 3 दिन ज़ाया कर दिए आपके, मेरे भी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 की पहली वीडियो अपलोड करेंगे कल, यानी मंगल वाले दिन, जिसका मैंने वादा भी किया है। अल्लाह मुझे पढ़ाने की और आपको पढ़ने की तौफीक अता